नमस्कार। क्या पुलिस किसी को भी कभी भी गिरफ्तार कर सकती है? देखिए, ये एक ऐसा सवाल है ना जो सीधे तौर पर राज्य की शक्ति और एक आम नागरिक के अधिकारों के बीच की महीन रेखा को दिखाता है। तो आज हम इसी संतुलन को समझेंगे और जानेंगे कि भारत में गिरफ्तारी का कानून असल में कहता क्या है। तो फिर सवाल ये उठता है कि पुलिस किसी को कब गिरफ्तार कर सकती है, गिरफ्तारी के समय किसी के अधिकार क्या होते हैं और कानून पुलिस की इस बड़ी शक्ति को कैसे कंट्रोल करता है, कैसे सीमित करता है। चलिए इन सभी सवालों के जवाब ढूंढते हैं। देखिए, गिरफ्तारी का पूरा कानूनी ढांचा एक ही टकराव पर टिका है। एक तरफ है राज्य का कर्तव्य, यानी अपराध की जांच करना और समाज को सुरक्षित रखना, और दूसरी तरफ है हर नागरिक का एक मौलिक अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जिसकी गारंटी हमारा संविधान, उसका अनुच्छेद 21 देता है। तो आज हम इन्हीं सब पर बात करने वाले हैं। हम ये समझेंगे कि कानून, स्वतंत्रता और सुरक्षा के बीच ये बैलेंस कैसे बनाता है, पुलिस की शक्तियां क्या हैं, उन पर रोक क्या है और सबसे जरूरी, नागरिकों को क्या सुरक्षा दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। गिरफ्तारी से जुड़ा हर एक नियम, हर एक गाइडलाइन असल में इसी द्वंद्व को सुलझाने की एक कोशिश है, समाज की सुरक्षा और व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश। अच्छा, तो सबसे पहले समझते हैं पुलिस की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक को, यानी बिना वारंट के गिरफ्तार करने की शक्ति। आखिर वो कौन सी परिस्थितियां हैं जब एक पुलिस अधिकारी को किसी को हिरासत में लेने के लिए मजिस्ट्रेट के आदेश का इंतजार करने की जरूरत नहीं होती? इसी को कहते हैं बिना वारंट गिरफ्तारी। और हाँ, ये जानना जरूरी है कि हाल ही में भारत के आपराधिक कानूनों में बड़े बदलाव हुए हैं। तो ये सारे नियम अब नए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS 2023 के तहत आते हैं, जिसने पुराने CRPC को रिप्लेस किया है। इस नए कानून की धारा 35 ने बिना वारंट गिरफ्तारी के 10 अलग-अलग आधार दिए गए हैं। अब इन 10 को याद रखना तो मुश्किल है, तो इसके लिए एक आसान फॉर्मूला है, सिप-सोडर। चलिए देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो ये CIPSOD फॉर्मूला पुलिस को 10 अलग अलग आधार देता है। जैसे C का मतलब है कॉग्निजेबल ऑफेंस, यानी एक ऐसा गंभीर ऑफेंस जिसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। I का मतलब है इन्फॉर्मेशन, यानी पुलिस को किसी गंभीर ऑफेंस की कोई विश्वसनीय जानकारी मिली है। P है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, यानी कोई घोषित अपराधी। या O जो पुलिस को उसकी ड्यूटी करने से ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा हो, यानी रोक रहा हो। तो ये साफ है कि ये शर्तें पुलिस को कार्रवाई करने के लिए काफी व्यापक अधिकार देती हैं। लेकिन यहीं पर कहानी का सबसे जरूरी मोड़ आता है। गिरफ्तार करने की शक्ति होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर हाल में गिरफ्तारी की ही जाए। कानून इस शक्ति पर एक बहुत जरूरी लगाम भी लगाता है। और इसी संतुलन को स्थापित करने में सुप्रीम कोर्ट का अरनेश कुमार मामला एक मील का पत्थर साबित हुआ। इस ऐतिहासिक फैसले ने गिरफ्तारी की शक्तियों को देखने का नजरिया ही हमेशा के लिए बदल दिया। अब कानून पुलिस से एक बहुत जरूरी सवाल पूछता है, क्या गिरफ्तारी वाकई में जरूरी है? खासकर उन मामलों में जहां सजा 7 साल से कम है, पुलिस को इन 5 में से कोई एक ठोस वजह लिखकर बतानी होगी। क्या आरोपी को फिर से अपराध करने से रोकना जरूरी है? क्या सही जांच के लिए ये जरूरी है? मतलब बिना वजह बताए गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। और अगर गिरफ्तारी जरूरी नहीं है तो क्या होगा? तो कानून का डिफॉल्ट विकल्प गिरफ्तारी नहीं बल्कि एक नोटिस है। पुलिस को उस व्यक्ति को जांच में शामिल होने के लिए एक औपचारिक नोटिस देना होगा। साफ है, गिरफ्तारी एक अपवाद है, नियम नहीं। तो अब बात करते हैं उस सुरक्षा कवच की जो हर नागरिक को मिलता है। ये वो अधिकार हैं जो हर व्यक्ति को गिरफ्तारी के समय और उसके दौरान दिए जाते हैं और इन पर कोई समझौता नहीं हो सकता। ये अधिकार इतने पवित्र क्यों हैं? इसका जवाब DK बसु मामले में सुप्रीम कोर्ट के इस कथन में छिपा है। इसी केस में कोर्ट ने पुलिस की शक्ति के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए कुछ ऐसे दिशा निर्देश दिए जो आज हर नागरिक के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करते हैं। ये वो अधिकार हैं जिन्हें जानना बहुत जरूरी है। जैसे गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी की पहचान बिल्कुल साफ होनी चाहिए। गिरफ्तारी का एक लिखित मेमो बनना चाहिए जिस पर समय, तारीख और किसी गवाह के दस्तखत हों। और सबसे जरूरी, गिरफ्तार हुए व्यक्ति को अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार को खबर करने और पूछताछ के दौरान अपने वकील से मिलने का पूरा अधिकार है। ये सिर्फ नियम नहीं है बल्कि हर नागरिक के लिए एक सुरक्षा कवच है। कुछ ऐसे संवेदनशील स्थितियां भी हैं जहां कानूनी सिस्टम ने शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए और भी ऊंची प्रक्रियात्मक दीवारें खड़ी की हैं।
चलिए देखते हैं कि ये क्या है। कानून कुछ मामलों में और भी ज्यादा सावधानी बरतता है। क्यों? क्योंकि इन स्थितियों में शक्ति के गलत इस्तेमाल का खतरा ज्यादा होता है। इसीलिए किसी न्यायिक अधिकारी को गिरफ्तार करने से पहले वरिष्ठ न्यायाधीश को बताना जरूरी है। और किसी भी महिला को गिरफ्तार करने के लिए टीम में एक महिला पुलिस अधिकारी का होना तो अनिवार्य है ही। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? लब्बो-लुबाब ये है कि हमारा पूरा कानूनी ढांचा गिरफ्तारी को एक बहुत ही गंभीर और अंतिम कदम के रूप में देखता है, न कि किसी रूटीन प्रक्रिया के तौर पर। और हाल ही के सत्येंद्र कुमार अंतिल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस सिद्धांत को और भी मजबूती दी। कोर्ट ने साफ कहा कि गिरफ्तार करने की शक्ति का इस्तेमाल मशीन की तरह नहीं, बल्कि विवेक के साथ किया जाना चाहिए। और अंत में अरमेश कुमार मामले की ये लाइन ही इस पूरी चर्चा का निचोड़ है। ये हर पुलिस अधिकारी के लिए एक साफ निर्देश है। ऑटोमेटिक रूप से गिरफ्तार न करें। गिरफ्तारी तभी करें जब ये कानून के हिसाब से बिल्कुल जरूरी हो। तो ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है। शक्ति, नियंत्रण और अधिकारों के इस जटिल जाल को देखते हुए क्या भारत ने सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच वो सही संतुलन पा लिया है? कानून तो अपनी जगह है, पर क्या जमीन पर उनका पालन भी उसी तरह होता है? इस पर सोचने की जरूरत है।